morning, everyone. Good morning, Shweta. Good morning, Akhila. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Shivani. Good morning, Soumya. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. Good morning, Kashish. Good morning, Tanu. भाई आप लोग रेगुलर नहीं आ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों कर रहे हो। प्लीज रेगुलर रहो सभी लोग। गुड मॉर्निंग, नंदिता। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस की, ठीक है। उसमें सॉल्यूशंस भी होंगे और आंसर की भी होगी, तो आप जो है अब उसको सॉल्व करोगे बैठकर, ठीक है। और टेस्ट भी है ही आज। पता नहीं शायद पार्ट 3 का टेस्ट है या उसके अगले वाले चैप्टर का। रिवाइज करके रख लेना, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अपना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज पार्टिकल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी चारों तरफ बनाता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर ये चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो पहला है इसमें, द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, मतलब लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये पढ़ा था कि कोई चार्ज पार्टिकल होता है, उसके चारों तरफ जो उसका इन्फ्लुएंस होता है, सो दैट कि कोई अगर अदर चार्ज आता है तो उस पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। तो वो उस चार्ज पार्टिकल की हम क्या कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि या तो वो मैग्नेट भी हो सकता है या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है। दोनों से ही मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब दोनों से ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी। यानी कि कोई ऐसा कंडक्टर है, कोई वायर है, ठीक है, कोई रॉड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट फ्लोइंग कंडक्टर के बाहर भी चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। या फिर आप दूसरा एग्जांपल सीधा सीधा मैग्नेट का ले सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेट का ले लो एग्जांपल, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर का ले लो, एक ही बात है। तो उसका जो इन्फ्लुएंस होगा उसके चारों तरफ, उसकी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि मान लो कि अगर आपने कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लिया या मैग्नेट लिया, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर हम कोई और दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं तो उसके ऊपर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा बेस्ड ऑन पोलैरिटी। तो जो यहाँ पर लाइक पोल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल्स होंगे मैग्नेट के, तो वो आपस में रिपेल करेंगे, या फिर साउथ या साउथ पोल्स होंगे तो रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ एक साथ होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, ठीक है। तो ये टेस्ला है, ये साइंटिस्ट ही थे जिनके नाम पर ये यूनिट पड़ी है, ठीक है। तो टेस्ला हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज q व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल q है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो जो चार्ज पार्टिकल q है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में।
यानी कि जहां पर भी ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई गई है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई गई है, यानी कि दोनों का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो टोटल फोर्स लगेगा, उसी टोटल फोर्स को हम लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है उसको हम लोरेंट्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है उसे हम लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल फोर्स। अब फोर्स लग क्यों रहा है? क्योंकि भाई देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो चार्ज के ऊपर, चार्ज आपको पता है इन्फ्लुएंस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सपोज, तो क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज दूसरा आएगा तो वो रिपेल होगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है अपनी तरफ। क्योंकि आपने ऊपर जो अभी एग्जांपल देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कब कब डेवलप होती है, एक तो मैग्नेट से होती है और दूसरा आपने देखा था करंट कैरिंग कंडक्टर से। अब करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप लोगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, यानी कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो उससे क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा वहां पे, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इन मोशन की बात हो रही है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो होनी है, भले ही वो रेस्ट पे रहे या भले ही वो मूव करे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर क्या है, अकाउंट में आ जाएगी अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जा रहा है। ठीक है, तो v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब होगा तो धक्का मारेंगे तो एक दूसरे को, और नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी धक्का मारेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वही नॉर्थ नॉर्थ पोल बनेंगे या साउथ साउथ बनेंगे तो रिपेल करेंगे लाइक पोल्स, और अगर अनलाइक पोल्स बनेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है इसका, ये जो लिखा हुआ है ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी प्लस ई। ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं सारे टर्म्स ये वेक्टर फॉर्म में है। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, क्यू तो आपका चार्ज क्या है, स्केलर होता है, और ये हो गया v। ठीक है, v इसकी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की, ये b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट प्लस हम इसमें क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब आप इसको अगर ओपन करोगे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो यहाँ पे, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, q इंटू वी क्रॉस बी अगर आप करोगे तो a क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो v क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा हो जाएगा। और अगर मैं उसको q से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, इसके वेक्टर फॉर्म को, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। और उसी तरीके से q को हम क्या कर देंगे, e से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, q को हम क्या कर देंगे, e से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यू ई जो देख रहे हो आप, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोरेंट्ज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, लोरेंट्ज इलेक्ट्रोस्टैट मतलब लोरेंट्ज इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। और ये वाला जो आप देख रहे हो क्यू वी बी साइन थीटा, ये वाला कौन सा फोर्स हो जाएगा, लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा या मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और आपको ये भी पता है, आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू के बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहीं से आप देख सकते हो एफ की वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू ई आ जाती है। और यही फोर्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो कि यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले में दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स टोटल, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की, वो राइट हैंड पाम रूल से दी जाती है या फिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। अब ये राइट हैंड पाम रूल का मतलब क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल बेसिकली ये कहता है कि ये जैसे मान लो आपकी ये 4 फिंगर्स हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 फिंगर्स हैं और यहाँ पर आपका क्या हो गया, पाम हो गया इस तरीके से। तो ये ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर ये मतलब क्या बोलते हैं कि ये जो आपको फिंगर्स दिख रही हैं, ठीक है, फिंगर्स जो है ये डायरेक्टेड है टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर फिंगर्स की डायरेक्शन आपने इस तरीके से करी है कि वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये थंब है, थंब एक्चुअली में शो कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो थंब है, थंब क्या दिखा रहा है आपको, इलेक्ट्रिक करंट की पोजीशन दिखा रहा है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं, थंब आपको दिखाएगा यहाँ पर
आई की पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा, और ये जो फिंगर्स हैं वो किधर डायरेक्टेड होंगी, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका पाम होगा यानी कि हथेली जो होगी, हथेली से अगर आप बाहर की तरफ इस तरीके से परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये आपको डायरेक्शन देगा फोर्स की। कौन से फोर्स की? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की। अभी सिर्फ हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है? मैग्नेटिक फोर्स की। और जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका राइट हैंड पाम रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसको छोड़ दो यूज करना, क्योंकि मतलब वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। ये ज्यादा इजी है यहाँ पर डायरेक्शन निकालना, कि डायरेक्शन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स की है, लॉरेंस फोर्स की क्या होगी, तो आप इस रूल से निकाल सकते हो, ठीक है। तो थंब जो है वो आपको करंट की डायरेक्शन देगा, फिंगर्स जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। तो पाम से जो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलेगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताएगा, और कौन सा फोर्स? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। क्या इतना समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। मधु और रितु, आपने फॉर्म फिल कर लिया है? मधु और रितु, मधु आपने कर लिया? तो नहीं करना है क्या? बताओ। मत करो भाई, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट आई एंड लेंथ एल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है उस फोर्स की, कब? जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कि कोई वायर आप ले सकते हो, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वायर हो सकता है, रॉड हो सकता है, कुछ भी मेटल का कंडक्टर हो सकता है, ठीक है। और उसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैरिंग का मतलब कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसा अगर आप कोई कंडक्टर लेते हो जिसके अंदर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है, और उस कंडक्टर की लेंथ एल है, यानी कि वायर अगर आप ले रहे हो या रॉड ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, उसकी लेंथ एल है, ठीक है। और उसका उसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है। व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू होता है बी आई एल साइन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है और उसकी लेंथ अगर एल दी हुई है, और उसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हो, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, अब फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और बाहर से आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, कैसे इंटरेक्शन होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट पोल्स के होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, या फिर अगर वो दोनों अपोजिट पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी के होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो वही जो फोर्स यहाँ पर लगेगा उसका फॉर्मूला आपका बी आई एल साइन थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। और जहां पे आपका ये जो साइन थीटा है, थीटा जो एंगल होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका करंट का डायरेक्शन है उसके बीच में होता है, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का जो एंगल थीटा होगा, वही यहाँ पर उसके लिए साइन थीटा हम कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। देखो ये वाला जो केस दिया है ना, ये वाला केस आपको दिया है साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। साइक्लोट्रॉन आप ऐसा समझ सकते हो कि एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसमें आप किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों क्यों किया जाता है? हम स्पीड इसलिए बढ़ाते हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन वगैरह की जो रिएक्शंस होती है उसमें क्या है, हमें जो मतलब या फिर जो और भी रिएक्शंस होती है, तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसे चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी के होने चाहिए। तो चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल की अगर आपको वेलोसिटी बहुत तेज करनी है या बहुत तेजी से बढ़ानी है,
तो आप साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हो। तो साइक्लोट्रॉन एक इस तरीके की डिवाइस होती है। आपको कुछ और इसके बारे में पढ़ना हो तो पढ़ लेना, एनसीईआरटी वगैरह में दिया होगा साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड ये फॉर्मूले हैं। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली होता क्या है, मतलब आप ऐसा समझ लो, कुछ ऐसा एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है ये पूरा, ठीक है। और इसमें चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में एंटर करता है, और सर्कुलर पाथ में एंटर करते करते ये गोल गोल जब घूमता है तभी इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इस पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेना एनसीईआरटी से। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपना इन्फ्लुएंस लगा रही होती है इसके ऊपर। और मतलब बेसिकली होता क्या है कि मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक फील्ड क्या करती है, इसको डायरेक्शन देने का काम करती है, और दूसरी फील्ड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने का काम करती है। तो ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, इसकी ओवरऑल स्पीड को बढ़ा देते हैं एक फिक्स्ड पेरीफेरी में। यानी कि पेरीफेरी का मतलब क्या है कि डायरेक्शन को भी हमने फिक्स रखना है इस तरीके से, ताकि पार्टिकल हमारा बहुत ज्यादा दूर ना चला जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से है, इधर की तरफ है, तो चार्ज पार्टिकल सपोज इधर से एंटर कर रहा है या इधर से भी एंटर कर सकता है, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और आपके चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन के बीच में, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में होता क्या है, पहला जो फॉर्मूला यहाँ पे वो है mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। अच्छा मेरे को ये बताओ, mv स्क्वायर बाय आर किसका फॉर्मूला होता है, बताओ। बोलो भाई, mv स्क्वायर बाय आर किसका फॉर्मूला होता है। भाई क्या ही रिवीजन कर रहे हो आप लोग यार, mv स्क्वायर बाय आर नहीं बता पा रहे हो। भाई mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका, जहाँ पे v स्क्वायर बाय आर जो है एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कब एक्शन में आता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, तो वहां पर सेंटर की तरफ से जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है या जो पार्टिकल को अपनी तरफ खींच के रखता है, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसके किसके बराबर होगा, वो आपके लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, क्योंकि mv स्क्वायर बाय आर जो लिखा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया आपका, ये आपका पार्टिकल का। और ये जो क्यू वी बी है, एक्चुअली में क्यू वी बी साइन थीटा था, ठीक है। लेकिन हमने कह दिया कि भाई जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, इसका मतलब है कि थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 के बराबर हो गई। तो साइन 90 अगर ये 1 हो गया तो क्यू वी बी साइन थीटा क्या हो गया, क्यू वी बी बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा आपका 1 बन चुका है थीटा 90 होने की वजह से। तो mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका वैलिड होता है। और ये कहता है कि भाई जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है पार्टिकल का होगा, वो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। कहने का मतलब ये, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, और इसी को आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको r के लिए ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि mv बाई क्यू बी होता है। मतलब एक v से v अगर आप कैंसिल कर दोगे और r को अगर आप उधर ले जाओगे तो mv बाई क्यू बी ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो दूसरा एक फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी। टी क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड कब निकालते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है, यानी कि वो बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। और पीरियोडिक मोशन के केस में ही हम क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। और टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है डिवाइडेड बाय जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। और टी को हम मतलब टाइम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम टाइम पीरियड कह रहे हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पूरा जो सर्कल है, जो पूरा सर्कल बन रहा होगा उसका डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि सरकमफेरेंस। एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 2 पाई आर होगा। और वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो है, स्पीड का फॉर्मूला अभी आपने यहाँ पर देखा, स्पीड का फॉर्मूला आप ये सेकंड वाले एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। तो v हो जाएगा आपका क्यू बी इंटू आर अपॉन एम के बराबर। और अगर आप इसको यहाँ पर रख देते हो स्पीड की जगह पे क्यू बी आर
बाय एम, ये एम ऊपर चला जाएगा, तो आर से आर यहाँ पर कैंसिल हो गया, आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, 2πm क्यू बी के बराबर आ गया। और यही क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या मिलता है बताओ जरा। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट लिखा है ये फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी या फिर न्यू है। और ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड आपका 2πm/क्यू है, तो ये QB/2πm हो जाएगा। ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है, m क्या हो गया, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल हो गया, q क्या हो गया, चार्ज ऑन द पार्टिकल हो गया, और b क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ mv²। तो हाफ mv² जब आप इस्तेमाल करोगे तो v का एक्सप्रेशन आपने ये लिया था QBr/m, इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि Q² B² R² बाय m²। तो एक m से तो ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, हाफ Q² B² R² बाय m, या आप बोल सकते हो Q² B² R²/2m। ठीक है, तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। बस एक आध फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखो, बाकी आप खुद से इसके सारे फॉर्मूले बना लोगे। तो ये कौन सी कंडीशन के लिए ये ध्यान रखो, जब आपका चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पर एंटर करेगा, तब आप ये सारे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल q व्हेन इट एंटर्स परपेंडिकुलरली इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट अटेन्स अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये तो कर ही लिया, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया फॉर्मूला में, QB/2πm हो जाती है। वेयर m इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है उसमें आपको क्या दिया हो, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी होगी, और मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल अगर दिया होगा, और वो बोलेंगे कि भाई साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी अगर आप कैलकुलेट करो तो आप उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, के ई मैक्स बोलो या काइनेटिक एनर्जी बोलो सेम ही बात है। मैक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर साइन थीटा आके मल्टीप्लाई होता है, लेकिन थीटा को हमने पहले 90 डिग्री कर दिया, साइन की वैल्यू 90 पर 1 होती है जो कि मैक्सिमम होती है। तो फॉर्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स का भी वही रहेगा, Q² B² R²/2m के बराबर। ठीक है, जहां पे आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है सेंटर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोट सेवर्ट लॉ। ये वाला लॉ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है, LDL सॉरी IDL एट एनी नियर बाय पॉइंट इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो लॉ है बायोट सेवर्ट लॉ, ये बेसिकली क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो ये मैंने सपोज ले लिया कोई करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर आप छोटा सा एलिमेंट लेते हो, छोटा सा एलिमेंट मान लो कि ये इतना सा एलिमेंट मैंने ले लिया, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो इसके छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, मान लो अगर इसकी पूरी लेंथ कितने के बराबर थी, DL के बराबर थी। ठीक है, पूरी लेंथ DL के बराबर थी, तो इस छोटे से टुकड़े की लेंथ को मैंने क्या कह दिया कि छोटा सा टुकड़ा DL लेंथ का है। तो इस DL लेंथ की वजह से अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट R डिस्टेंस की दूरी पर लेता हूं इस एलिमेंट से, तो इस R दूरी की डिस्टेंस पर जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डेवलप होगी। क्योंकि ये करंट अगर फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है या करंट मूव कर रहा है, एक ही बात है। तो छोटे सा एलिमेंट अगर मैं इस वायर का ले लेता हूं जिसकी लेंथ DL अगर लेता हूं, और अगर इस पॉइंट से या इस एलिमेंट से R डिस्टेंस की दूरी पर मैं कोई पॉइंट P कंसीडर करता हूं, और इस P पॉइंट पर मैं कहता हूं कि यहां पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी है, DB के बराबर है। ठीक है, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट अगर आप ले रहे हो वायर का, तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी वहां पर छोटा सा ही होगा जो कि DB के बराबर है। तो ये जो DB होता है इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है μ0/4π IDL sin थीटा बाय R²। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है।
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका कांस्टेंट होता है। उसके बाद आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो गया, ये दूरी हो गई आपके छोटे से एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच में, और साइन थीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच में हो गया, वो आपका हो गया जो आपका आई है, ठीक है। और उसके बाद डीएल, ठीक है, डीएल लेंथ, एक मिनट यहाँ पर दिया नहीं है क्या, तो मेरे हिसाब से या तो ये आर और इसके बीच में होगा, आई के बीच में, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका थीटा एंगल है वो आपका आर और डीएल के बीच में है, ठीक है ना। तो डीएल और आर के बीच में जो आपका एंगल होगा वही क्या होगा, आपका थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, या ये वाला एंगल, कुछ भी ले लो, ये थीटा एंगल हो जाएगा आपका। तो थीटा एंगल क्या हो गया, डीएल जो सेक्शन है आपका, ये जो डीएल एलिमेंट है और जो आपका आर दूरी है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि डीएल वेक्टर हो गया मतलब लेंथ का वेक्टर हो गया, और आर क्या है, ये डिस्टेंस का वेक्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा वही क्या, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम लेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिया हमने, कोई भी कंडक्टर लिया जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट उसमें से फ्लो हो रहा है जो कि आई करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसमें से छोटा सा एलिमेंट, अगर पूरे कंडक्टर की लेंथ एल के बराबर है, छोटा सा टुकड़ा हमने डीएल का लिया, तो उस डीएल एलिमेंट की वजह से आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी लेते हैं, तो उस पर जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जनरेट होगा जो कि डीबी के बराबर है, तो वो डीबी हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है आपका बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। आ गया समझ में। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम केस ले रहे हैं, अभी जो ऊपर हमने बायोट सेवर्ट लॉ में लिया वो सिर्फ एक नॉर्मल आपका मतलब लेंथ वाला कंडक्टर था, उसकी सिर्फ लेंथ थी, यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर था वो एक, ठीक है, ऐसा मान सकते हो। अब हम एक ऐसा कंडक्टर ले रहे हैं जिसका जो मतलब क्या बोलते हैं, वो जो उसकी लेंथ है वो सर्कुलर फॉर्म में। तो ये आप देख रहे हो हमने कोई वायर इस तरीके से ली और उस वायर को हमने सर्कुलर शेप में मोड़ दिया है, या एक ऐसी वायर ली जिसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, आई करंट अगर यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर क्या लेते हो, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर आपने यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, ठीक है, जो कि सर्कुलर इन शेप है, तो इस सर्कुलर कंडक्टर की वजह से देखो यहाँ पर इसका सेंटर आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर है जो कि रेड पॉइंट से मैंने मार्क किया है, और ए जो है, ठीक है, ए क्या हो गया, यहाँ पर रेडियस हो गई, ये लिखा हुआ है ए रेडियस है इसकी, जो ये सर्कुलर शेप इन्होंने बनाई है करंट कैरिंग कंडक्टर की, इसकी रेडियस कितनी हो गई, ए के बराबर है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसके एक्सिस पर, अब एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि सेंटर से अगर आप स्ट्रेट लाइन को पास करवाते हो, ठीक है, इसका एक्सिस क्या हो जाता है, एक्सिस का मतलब ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग ये कह रहे हैं कि जो आपकी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होगी, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करना है, एक्सिस के ऊपर ये आपको एक्सिस दिख रहा है, कौन सा, ये वाला एक्सिस का मतलब है कि ये जो सर्कुलर शेप है वायर की या कंडक्टर की, इसके सेंटर से जो सीधा परपेंडिकुलर पास हो रहा होगा वही क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो किसी भी पॉइंट पर जो कि अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है, इस एक्सिस पर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जो कि पी पॉइंट है, ठीक है। और इस पी पॉइंट पर हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी,
ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर वो हमें कैलकुलेट करनी है तो वो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस कैसे निकाला है, कोई बता सकता है मेरे को? बताओ। ये अगर ए पीजीटी। है, ये अगर आर है, तो ये डिस्टेंस जो निकाला है कैसे निकाला है? पीजीटी से। किससे? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, ठीक है। तो ये देखो ना, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, जिसमें आपका परपेंडिकुलर साइड क्या हो गया, ए के बराबर हो गया, जो कि उसकी रेडियस है, और आर जो है वो क्या है, दूरी है। आर क्या है, दूरी है। जो आपका सेंटर है किसका, सर्कल का, करंट कैरिंग कंडक्टर जो सर्कल शेप में है, उसका जो सेंटर है उससे आर दूरी पर हमने एक पी पॉइंट कंसिडर किया है, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आप ये जो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, जो कि इसके हाइपोटेनस का है, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पर्टिकुलर केस में पी पॉइंट के ऊपर, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, और एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई थिंक यही होती है शायद। हाँ ठीक है, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये मतलब कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आपको ये लेनी है हमेशा, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई क्या हो गया, आई आपका करंट हो गया, जो कि सर्कुलर मतलब ये सर्कल वायर से घूम रहा है, सर्कल वायर में, ठीक है। और उसके बाद ए क्या हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, और नीचे 2 कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर क्या हो गया, आर आपकी दूरी हो गई सेंटर से उस पॉइंट तक की जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद ए जो है वो फिर से क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, जो कि एक्सिस पर लाई कर रहा है एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के। ठीक है, समझ में आ गया ये सभी को? यस सर। और ये फॉर्मूले भाई सबको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल। अब ये कह रहे हैं कि भाई वही उसी की तरह लिया, जैसे अभी हमने ऊपर लिया था एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, वैसे ही हमने ये वाला लिया है, लेकिन अब हम एक्सिस पे ना निकालकर सीधे इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ऊपर जो अभी हमने उससे पहले जो केस किया, उसमें हमने सेंटर जो एक्सिस था या जो सेंट्रल एक्सिस था उस पर हम किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे थे, ठीक है। और इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ठीक सेंटर पे निकाल रहे हैं। तो ठीक सेंटर पे जब आप निकालोगे तो आपका फॉर्मूला ये वाला बन जाता है। अब आपको मैं एक चीज यहां पर और बताता हूं, ठीक है। वो क्या बतानी है आपको, देखो। अभी जो हमने एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है, एक्सिस पर अगर हम पी पॉइंट जो कि आर दूरी पर है, उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए था, अगर आप सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हो और उसका एक्सिस लेते हो, सेंट्रल एक्सिस लेते हो, और उस पर कोई भी पी पॉइंट ले रहे हो आर दूरी पर, तो आपका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये होता है। अब यहां पर क्या किया है, ये जो 9th वाला पॉइंट जो लिखा है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकाल रहे हो। तो सेंटर पे निकालने का मतलब क्या है कि ये 9th वाला जो केस है, ये वाले केस से आप कंपेयर कर सकते हो। कोई बता सकता है कैसे कंपेयर कर सकते हो उसको? बोलो। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ये जो आपको दोनों केसेस दिख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से? एक तो आपका ये वाला केस है, ठीक है, ये था, और ये आर दूरी है।
और दूसरा जो केस है वो आपने सिंपल ये बना दिया जहां पे आपका सेंटर पे वो वाला पॉइंट आ गया। मतलब पहले पॉइंट ये P यहां पर था जो कि इसके सेंटर O से R दूरी पर था, लेकिन अब आपने इस P पॉइंट को इसके सेंटर पे ही बना दिया। तो आपने क्या चीज करी है यहाँ पे, बोलो। अरे भाई, अगर मैं ये एक्सिस वाले पॉइंट का जो R दूरी पर पॉइंट लिया है मैंने P पॉइंट को, अगर मैं ये R दूरी को 0 कर देता हूं तो क्या ये मेरा P पॉइंट जो है सेंटर ऊपर आ जाएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। यस सर। क्या सभी को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस वाले केस में R दूरी को 0 कर देता हूं तो P पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करेगा सेंटर O को? यस बताओ। सर। इस P पॉइंट को अगर मैं खींचता हुआ इधर की तरफ लेकर आ जाऊं धीरे धीरे और यहां पर ले आऊं तो क्या R दूरी 0 हो जाएगी? तो वही यहां पर हो रहा है। जो अगला वाला केस हम पढ़ रहे हैं यहां पर R की वैल्यू 0 कर दे रहे हो, तो R की वैल्यू जब आप 0 करोगे यानी कि ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब ये टर्म इस फॉर्मूला में कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये कैसे करोगे, ए स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे करोगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए क्यूब बचा, तो नीचे क्या आ गया, 2a क्यूब आ गया। ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, इन्होंने गड़बड़ ये कर दी कि इन्होंने मतलब रेडियस इन्होंने आर ले लिया है जबकि इनको ए लेनी चाहिए थी, बट कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 2, नीचे क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। अब ये ए स्क्वायर से ए क्यूब जो है वो मतलब ए टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो नीचे ए बचेगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a के बराबर आ गया। यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ ये करी कि यहाँ पर इन्होंने रेडियस को आर मान लिया है जबकि ऊपर वाले केस में इन्होंने रेडियस को ए माना था। तो यहाँ पर आप इसको ए के बराबर ही कर लो रेडियस, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपने ये देखा कि फॉर्मूला, उस वाले फॉर्मूला से हमने ये वाला फॉर्मूला कैसे बना लिया। जो एक्सिस पर पॉइंट P था जो कि R दूरी पर था सेंटर से, अगर हमने उस R दूरी को 0 कर दिया तो वो पॉइंट P जो है हमारा सेंटर O पर आ जाएगा। और वो कंडीशन जब आप उस वाले फॉर्मूले में लगा दोगे तो आपको इसके लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेयर A इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो अभी जो है यहीं तक रखते हैं, फिर शाम को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शाम को ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा तो प्लीज क्वेश्चंस कर लेना, और आपको जो नेक्स्ट वाला चैप्टर इनहेरिटेंस के बाद जो वो करना है रिवीजन, वो कर लेना। ठीक है, और बाकी सभी लोग प्लीज रेगुलर आओ क्लास में। ओके, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो।